अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 66, राजीव स्कोर्ड 20% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाय 11 मार्क्स। इफ ही स्कोर्ड 50% मार्क्स ही गेट 4 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। व्हाट आर द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम। जब भी आपको ऐसे सवाल आए ना तो आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज में डिफरेंस को बराबर कर देना है मार्क्स में डिफरेंस। मार्क्स में डिफरेंस इसका अगर मैं इमेजिन भी करवा के दिखाऊं, जैसे ये देखो हमारी लक्ष्मण रेखा है, इससे पहले वाला जो है वो नेगेटिव मतलब फेल वाले बच्चों के लिए ये रेखा खींची गई है। ये वाली जो रेखा है वो पास वाले बच्चों के लिए खींची गई है। पास वाले मतलब ज़्यादा वाले, ज़्यादा जो नंबर लेकर आए पासिंग परसेंटेज से, और ये फेल मतलब पासिंग परसेंटेज कम लेकर आए, है ना। अब ये जो 11 नंबर फेल लेकर आया, 11 नंबर फेल, जो 20% मार्क्स लेकर आया ना वो 11 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब 11 नंबर से फेल हो गया। वहीं पे जो 50% मार्क्स लेकर आया ना वो 4 नंबर ज़्यादा लेकर आया, वो 4 नंबर ज़्यादा लेकर आया। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करते हैं, परसेंटेज में डिफरेंस, अगर मैं 20% है और यहाँ पे 50% है ना, अगर इन दोनों का गैप निकालूं और इन दोनों का गैप बराबर आना चाहिए भाई, 20% और 50%। अगर जो 20% लेकर आया ना वो 11 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब 11 नंबर कम लेकर आया पासिंग परसेंटेज से, पासिंग मार्क्स से। और जो 50% लेकर आया वो पासिंग मार्क्स से 4 नंबर ज़्यादा लेकर आया। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं और इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, दोनों का बराबर ही आना चाहिए ना, आना चाहिए। तो ऐसे सवाल में कुछ और नहीं करना रहता है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना रहता है। मार्क्स में डिफरेंस इज इक्वल टू परसेंटेज में डिफरेंस। 20% और 50% का डिफरेंस कितना हो गया, 30%। और यहाँ पे मार्क्स में डिफरेंस देखो, ये माइनस का 11 है और ये प्लस का 4 है, ये पुल के इधर है वो पुल के इधर है, तो जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो अपना 11 यूनिट होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 यूनिट, तो 11 4 15 यूनिट, इसका मतलब 30% की वैल्यू दे रखी है 15 यूनिट, 15 यूनिट या फिर 15 मार्क्स। तो आपको इस सवाल को ऐसे नहीं करना है, ये तो मैंने आपको इमेजिन करवाया, आपको केवल यहाँ से करना है 20% जो मार्क्स लेकर आया वो 11 नंबर से फेल हो गया है, और जो 50% लेकर आया वो 4 नंबर से पास हो गया। तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 15। और परसेंटेज के डिफरेंस, परसेंट के बीच का डिफरेंस कितना है, 30%, इसका मतलब 30% की वैल्यू कितनी है, 15। मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम, मतलब पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स मतलब टोटल कितने नंबर लेकर आएगा कि वो पास हो जाएगा। भाई पासिंग मार्क्स कैसे निकालूंगा, देखो जब वो 20% मार्क्स लेकर आया तो वो 11 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब 20% जो लेकर आएगा नंबर, अगर मैं उसको 11 नंबर और दे दूं तो वो पास हो जाएगा। तो इसी की वैल्यू मुझे यहाँ पे निकालनी है, कितना टोटल परसेंट को, कितना टोटल मार्क्स होगा यहाँ पे। अगर 30% की वैल्यू 15 है, मतलब 30% का 15 मतलब बिल्कुल ही आधा है, तो 20% में कितने मार्क्स आएंगे, 10 मार्क्स आएंगे, और 10 प्लस 11, इसका मतलब टोटल 21 मार्क्स ऐसे हैं, अगर उसके आएंगे तो वो पास हो जाएगा। तो 21 नंबर क्या है, पासिंग मार्क्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे सवाल में बस आपको परसेंटेज का डिफरेंस इज इक्वल टू मार्क्स का डिफरेंस कर देना होता है। अगले सवाल पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 अपना यहाँ पे क्या कह रहा है। इन अ एग्जामिनेशन 53% of the candidates failed in science, 48% failed in maths. If 40% failed in both the subject, then what percentage of the student passed in both the subject? यहाँ पे वही वाला सवाल है जो मैंने अभी आपको करवाया था, 65th वाला था ना शायद, 64th वाला सवाल था। तो इसी तरीके से हमको करना है, यहाँ पर भी वेन डायग्राम बनेगा। भाई साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में कितने बच्चे पास हैं, 53% फेल हैं, 53% बच्चे फेल हैं। वेन डायग्राम हमेशा इसका कॉमन बनता है, क्योंकि यहाँ पे बोथ वाला भी दे रखा है, 40% जो है वो बोथ में पास हैं, फेल हैं, बोथ में फेल हैं। और यहाँ पे मैथ का कितना आंकड़ा दे रखा है, 48% बच्चे जो हैं वो मैथ में फेल हैं। तो मुझे निकालना है दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हैं। भाई फेल कितने हैं, अगर मैं इसका अलग अलग निकालूँ, साइंस में 53% बच्चे फेल हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली पूरे गोले में ये जो 40% जो कॉमन है वो मैथ में भी फेल है, मैथ में ही फेल है। अगर मैं निकालूं केवल साइंस में कितने फेल हैं, तो 53 में से मैं 40 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 13%। इसका 13% ऐसे लोग हैं जो केवल साइंस में फेल है, मैथ में वो भले ही पास हो लेकिन साइंस में वो फेल ही है, उनका डब्बा एकदम गोल है। लेकिन यहाँ देखिए 48% मार्क्स, 48% बच्चे जो है मैथ में फेल हैं, 48 में से 40% ऐसे बच्चे हैं जो साइंस में भी फेल हैं। अगर 48 में से मैं 40 माइनस कर दूं, इसका मतलब 8% बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथ में फेल है, भले ही वो साइंस में पास हो लेकिन मैथ में तो उनका डब्बा गोल है। इसका मतलब साइंस में अगर अकेले अकेले साइंस की बात करूँ 13% बच्चे फेल हैं, वहीं अगर मैथ की बात करूँ तो 8% अकेले अकेले फेल है, और यहाँ पे 40% दोनों में ही फेल है। अब मुझे निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों मतलब दोनों में कौन कौन पास है। अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि फेल हैं, टोटली फेल हैं, वो मतलब फेल की कैटेगरी में आएंगे वो।
अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो वो फेल ही माने जाएंगे, तो वही वाला यहाँ पे निकालूंगा मैं। तो अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँ, 13 8 21, 21 और 21 और 40 61%। इसका मतलब ऐसे बच्चे जो 61% बच्चे हैं वो फेल हैं, और मुझे निकालना है पास के बच्चे, मतलब टोटल कितने परसेंट बच्चे पास हैं। अगर 61% बच्चे फेल हो गए तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास होंगे? 39%। भाई 100 में से अगर मैं निकाल दूंगा फेल वाले बच्चों का, तो जो भी आएगा वो पास वाले बच्चों का ही तो आएगा। तो यहाँ पर में से अगर मैंने 100 में से 61 माइनस कर दिया तो ये जो आया ये पासिंग वालों का ही आया। तो 39% बच्चे ऐसे हैं जो पास हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। जब भी आपको इस तरीके से सवाल दिखे तो आपको पहले वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम से एकदम ईजी हो जाता है, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाने की जरूरत है, जो बुक में आपको दे रखी है। आपको वेन डायग्राम से ये सवाल करना है। आओ अगले से, और वेन डायग्राम भी इतना हार्ड नहीं है कि आपको समझने की जरूरत है, मैंने ईजी तरीके से बताया। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। अभी सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। इन अ क्लास 83:1/3% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। 83:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले ये बताओ। बताओ। देखो अगर मैं बात करूं तो ये किसके आसपास है? 1/6 होता है। 1/6 जो होता है वो होता है 16:2/3%। बिल्कुल, ये उसी का ही 5 गुना है। अगर मैं 5 गुना करूँ, 16 5 जे 80 और 5 2 जे 10, हाँ 83 बार में, यस। तो यहाँ पे ये 1/6 का ही 5 गुना है भाई। 1/जो 6 आया है वो 16:2/3% आया। अगर मैं इसका 5 गुना करूँ, 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, तो 80 और यहाँ पे 10 और ये 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 83:1/3% बच रहा है ना। इसका मतलब ये 5/6, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 5/6 आ गई। अब 5/6 बच्चे, 6 बचे, तो 5/6 मतलब टोटल बच्चे अगर 6 है ना, तो उसमें से 5 क्या है? गर्ल्स हैं, बाकी का रेस्ट आर बॉयज़, मतलब एक बॉयज़ है। मतलब अगर हर 6 बच्चे में से बॉयज़ और गर्ल्स का यहाँ पे रेशो कितना दे रखा है? यहाँ पे गर्ल्स, हर 6 बच्चे में से 5 गर्ल्स हैं, तो बाकी के बचे एक बॉयज़ होंगे। इफ़ 60% ऑफ द बॉयज़ एंड 80% ऑफ द गर्ल्स आर प्रेजेंट, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। मुझे यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज का मेथड लगाना है, कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रखा है अगर 80% गर्ल्स प्रेजेंट है और 60% बॉयज़ प्रेजेंट है, तो टोटल ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जो फेल है? फेल नहीं मतलब absent है, absent निकालना है। भाई मैं डायरेक्ट absent पे ही अटैक करूंगा। अगर 60% बच्चे बॉयज़, 60% बॉयज़ अगर प्रेजेंट हैं, तो 40% बॉयज़ क्या होंगे? यहाँ पे absent होंगे। अगर 80% गर्ल्स जो है प्रेजेंट है, तो 20% गर्ल्स क्या होंगी? absent होगी। तो अगर मैं इसका ओवरऑल परसेंटेज निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने परसेंट टोटल स्टूडेंट्स absent हैं। तो क्या करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, सम करते हैं, फिर रेशो के सम से डिवाइड कर देते हैं। तो 40 की इससे मल्टीप्लाई करोगे 40, 20 की इससे मल्टीप्लाई करोगे 20 पंजे 100, और रेशो का सम कितना आएगा? 5 और 6, 6 से डिवाइड कर दो। 140 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ कितने बार में जाएगा? देखो 23 छिक्का 138 होता है, तो 23 बार में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। 23 छिक्का 138 और 2 बचा 2.6, तो 1/3 बार में चल जाएगा। इसका 23:1/3% इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन B obtained 20% more marks than C, and C obtained 32% less marks than D. If A obtained 272 marks more than C, and then the marks obtained by B. तो मुझे यहाँ पे B का मार्क्स बताना है अगर A C से 272 नंबर ज़्यादा लेकर आता है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, देखो D के बारे में भले ही मेरे सवाल में डाटा दे रखा है, लेकिन मेरे आंसर तक पहुँचने में D का कोई रोल है ही नहीं। भाई A का रिलेशन दे रखा है C के साथ और पूछ रखा है B के साथ, और डी का कोई ऐसा रोल भी नहीं है कि बीच में आएगा, वो ए बी सी के आएगा, बीच में ए बी सी आएगा नहीं। इसका डी एकदम साइड में आ रहा है, डी को साइड में ही रहने दो, साइड में ही छोड़ दो उसको। इस संसार में जिसकी ज़रूरत नहीं होती दुनिया उसको पूछती तक नहीं है, देखती तक नहीं है, पूछेगी क्या। तो यहाँ पे वही करना है आपको, आपको भी। तो यहाँ पे ए बी सी और डी की मुझे ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, इग्नोर इट, वरना आपकी नौकरी इग्नोर कर दी जाएगी। तो यहाँ पे ए जो है वो 10% ज़्यादा लेकर आया है बी से, बी जो है 20% ज़्यादा लेकर आया है सी से। तो सी का कंपैरिजन किया जा रहा है, इसका मतलब सी से कंपैरिजन किया जा रहा है। ए का कंपैरिजन बी से किया जा रहा है, बी का कंपैरिजन सी से किया जा रहा है। तो मैं सी को 100 लेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो बी है उसको 20% ज़्यादा नंबर मिले हैं, 20% ज़्यादा, मैं फिर से इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे ए बी और सी, ए का कंपैरिजन कर रखा है, ए जो है 10% ज़्यादा लेकर आया बी से, बी जो है वो मोर लेकर आया 20% मोर लेकर आया सी से। मुझे डी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे सवाल में पूछे नहीं है, ना दे रखा है डाटा डी से रिलेटेड। अगर यहाँ पे बोला रहता ना
ए ऑब्टेन 272 मोर मार्क्स देन डी, तो मुझे यहाँ पे डी फाइंड करना रहता, लेकिन यहाँ पे सी है तो मुझे डी का कोई काम ही नहीं, और डी एकदम साइड में है। ऐसा नहीं कि ए बी सी का डाटा निकालने में मुझे डी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं डी को ऐसे ही साइड में रख दिया, मुझे डी की वैल्यू चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे सी है, तो सी को मैं लेट करूँगा सबसे पहले 100। फिर सी से कंपेयर किया गया बी का, बी जो है वो 20% ज़्यादा है सी से, इससे 20% ज़्यादा है, इसका मतलब 120 है। ये 100 का 20% 20 होता है, बी उससे 20% ज़्यादा है, इसका मतलब 120 है। अब ए क्या बोल रहा है, ए जो है वो बी से 10% ज़्यादा है। अब 120 का 10% मतलब 10 से डिवाइड कर दो 12, तो ए जो है वो 120 का भी 10% ज़्यादा है, मतलब 12 उसमें से ज़्यादा है, 12 ज़्यादा 120 से, तो 132 है। अब सवाल में क्या बोला है, ए जो है उसको 272 नंबर ज़्यादा मिलते हैं सी से इसको मिलते कितने ज़्यादा है, 32 ज़्यादा यूनिट मिलते हैं, और 32 की ही वैल्यू दे रखी है 272। और मुझे इसने क्या पूछ रखा है, बी की वैल्यू, मतलब 120 की वैल्यू दे रखी है। 32 और 120 में क्या कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, मैं 8 8 का ही निकाल लूँगा। भाई अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ तो 8 की वैल्यू आएगी, और अगर मैं इधर भी 4 से डिवाइड करूँ तो मुझे 8 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 6 जा 24, 4 8 जा 34, इसका 4 8 जा 32, इसका मतलब 8 की वैल्यू दे रखी है 68, मुझे 120 चाहिए। अगर मैं 8 का 15 गुना कर दूँ तो मुझे 120 मिल जाएगा, तो मैं इधर भी 15 गुना कर दूंगा, 15 निन्यानवे, हाँ नहीं 15 छिक्के 90, 15 अट्ठे 120, तो 15 छिक्के 90 करोगे तो 900 और 120 मतलब 1020, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, टू स्टूडेंट्स ए एंड बी अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, ए सिक्योर्ड 8 मार्क्स मोर देन बी एंड द मार्क्स ऑफ ए वर 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, देन द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई ए एंड बी। भाई यहाँ पे बोल रखा है ए जो है ना वो 8 नंबर ज़्यादा लेकर आया है बी से, है ना, तो और ये भी बोल रखा है ए जो है उसको नंबर मिले 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। 55% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन से अगर हम करें, इसको रेशो से करें, फ्रैक्शन से करें, तो 55% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 11/20, क्योंकि 1/20 5%, 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 55% आ जाएगा। इसका मतलब अगर टोटल नंबर 20 है तो उसमें से ए को कितने मिले, 11 नंबर मिले, और बाकी का बचा बी को मिलेगा, है ना। भाई दोनों का सम का दे रखा है ना 55%, अगर यहाँ पे टोटल नंबर है, जो सम आएगा यहाँ पे वो टोटल नंबर ही आएगा, उसका 55% ए को मिला है। टोटल अगर मैं इसका फ्रैक्शन निकालूं तो 20 आया, इसका मतलब अगर टोटल मार्क्स 20 होगा ना, जो कि सम आया दोनों के नंबर का, दोनों के मार्क्स का, तो उसमें से 11 ए को मिले, तो बाकी के बच्चे 9 बी को मिलेंगे बिल्कुल। अब ये तो मेरे को निकल गया, रेशो पता चल गया दोनों का है क्या, ए और बी का। अब यहाँ पे बोला ए जो है वो 8 नंबर ज़्यादा लेकर आया है बी से, यहाँ पे ज़्यादा कितना लेकर आया, ए जो है वो ज़्यादा नंबर कितना लेकर आया, 2 यूनिट ज़्यादा लेकर आया, और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी 8, है ना। और मुझे पूछ क्या रखा है इसने, द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई ए एंड बी, मतलब मुझे उन दोनों के मार्क्स का सम निकालना है। भाई दोनों का सम कितना होगा 20, अगर 2 की वैल्यू 8 दे रखी है मतलब 4 गुना, तो 20 का भी 4 गुना होगा, 20 का 4 गुना मतलब 80, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ईजी सवाल है, बस आपको समझना है, एक्चुअली में पूरा सवाल आपको बस एक बार समझ में आ जाए, कुछ नहीं है इस सवाल में, ठीक है।